हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम क्लास है BSOC 132 BAG की यूनिट 1 करेंगे हम। ये हमारी क्लास फर्स्ट है, धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास अपलोड की जाएंगी। और ये जो क्लास 1 है इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट है। इसमें से लगभग फर्स्ट यूनिट में से एक क्वेश्चन आते ही आता है, तो आपको इसको काफ़ी गहराई से करना है। और अगर आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं, फिर इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो इसमें जो भारत का समाजशास्त्र के बारे में, ये जो सेकंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम होता है, यानी कि पहले साल में जो एग्ज़ाम होता है वो है, BAG के स्टूडेंट इस क्लास को कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। और साथ साथ जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो यूनिट 1 है, भारत में एकता और विविधता के बारे में बताया गया है इसमें। तो इसमें जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो एकता और विविधता, आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी जो हमारा देश है उसमें अलग अलग लोग रहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, विविधताएं हैं, अलग अलग तरीके के अलग अलग समाज, अलग अलग ऊंचे नीचे सब तरीके से, और अलग अलग नस्लों के लोग, कोई छोटे कोई बड़े, कुछ इस तरीके से रहते हैं। तो ये सब विविधताएं हैं। और एकता जो है, हमारा पूरा इतना बड़ा देश होने के बाद अलग अलग भाषाएं, अब सब कुछ धर्म अलग, फिर भी हम लोग एक होके रहते हैं, तो ये हमारी एक एकता है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी एकता के लिए, अखंडता के लिए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से करते रहिए। वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अभी तक कोई भी इस तरीके की वीडियो जो है BAG के स्टूडेंट के लिए नहीं बनाई है। तो मैंने फ़र्स्ट कोशिश कर रहा हूँ, आपके लाइक से मुझे सपोर्ट मिलता है। और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आगे की जो कोई मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह बताने हो तो आप तक सबसे पहले पहुँचते रहे। तो चलो, सबसे पहली बात इसमें बताया कि विविधता मतलब असमानता जो होती है, ठीक है। तो समाज में हमारे साथ बहुत असमानताएं भी हैं। हमारे समाज के अंदर कुछ सामूहिक असमानताएं होती हैं, कुछ वर्ग के, एक लोग से दूसरे लोगों के वर्ग के बीच में भी असमानताएं हो सकती हैं, ठीक है। कुछ धार्मिक होती है असमानताएं, अलग अलग धर्म के लोग होते हैं। कुछ भाषा के रूप में असमानताएं हो सकती है, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, ठीक है, कोई आसामीज बोलता है। तो धर्म के रूप में जो अलग अलग असमानताएं होती है, धार्मिक विविधताएं होती हैं, सामाजिक असमानताएं की ओर संकेत करती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समाज में जो डिफरेंसेस हैं, असमानताएं हैं, तो उसको बोलेंगे सामाजिक असमानताएं। तो विविधता और एकरूपता एक दूसरे के उल्टे होते हैं। विविधता मतलब जो अलग अलग डिफरेंसेस हैं, एकरूपता मतलब यूनिफॉर्मिटी, एक रूप में जो लोग रहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। यूनिट मतलब एक, ठीक है, और फॉर्म मतलब एक जैसे। तो पुलिस होती है, जो पुलिस होती है, आर्मी होती है, ये सब यूनिफॉर्म में रहते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसे दिखते हैं, एक रूपता उसके अंदर होती है, इसमें यही बताया गया है, ठीक है। तो विभिन्नता के समान एक रूपता भी एक सामूहिक संकल्पना है। विविधता जैसे है, हमारे देश के अंदर अलग अलग विविधताएं होती है, तो एक रूपता भी एक जो है संकल्पना है, हमारी सोच है जो हमें एक रखती है। तो अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं, जिनकी भाषाएं, धर्म अलग अलग होते हैं, और उसके आधार पर फिर भी वो एक रूपता के रूप में हमारे साथ एक साथ रहते हैं। तो ठीक है। तो इससे पहले एक बुक लिखी गई थी DN मजूमदार के द्वारा, रेसिस ऑफ कल्चर्स ऑफ इंडिया। तो ये यूनिट को आपको पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो तो आपको दिमाग में पूरा अच्छे से बैठ जाएगा। आपको एग्ज़ाम में सिर्फ ऐसे ही लिखना है, जो स्टोरी आप मेरे से सुन रहे हो तो उसी के बेस पे क्वेश्चन आएंगे, और आप उसको समझ के सेम टू सेम लिख देना है। आप समझ गए होंगे कि एक रूपता भी होती है, विविधता भी होती है। किस तरीके की विविधताएं होती है वो मैंने बता दिया। जो एक बुक लिखी है, नाम ले याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। रेसिस ऑफ कल्चर्स ऑफ इंडिया में जो बताया गया है, DN मजूमदार ने बताया कि भारत में बहुत सारे धर्म, जाति, भाषाओं के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है, उनमें इतनी सारी विविधताएं हैं, विविधताओं के लिए हमारा देश प्रसिद्ध है, फिर भी वो एक होके रहते हैं। अब एकता के बारे में बताते हैं, एकता का क्या मतलब होता है। एकता का अर्थ होता है एकीकरण, एक साथ रहना, एक होके रहना, ठीक है। ये हम एक हैं, बहुत सारी ये एक इच्छा होती है कि हम एक है करके, इसको बोलते हैं एकता, जो एक सदस्य से दूसरे सदस्य को, एक देशवासियों को एक करके हमें रखती है। एक रूपता, एक समानता में अंतर होता है। एकता और एक रूपता दोनों अलग डिफरेंसेस हैं। एकता का जो जन्म होता है वो एक रूपता से ही होता है। एक रूपता मतलब एक रूपता में एकता नहीं हो सकता है, एक रूपता और एकता में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। एकता में ऐसा मान लिया जाता है कि एक रूपता पर आधारित होती है। अगर एकता होती है तो एक जैसे लोगों में एक रूपता होती है, तो उसमें एकता हो जाती है, ठीक है।
तो इसमें दो चीज़ें बताई गई हैं। दखाइम ने इसमें बताया कि एक रूपता, एक तो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी पारस्परिक निर्भरता, और दूसरा होता है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी पारस्परिक निर्भरता। यानी कि आपस में कैसे एक दूसरे के ऊपर लोग निर्भर है समाज के अंदर, उसके बारे में इसमें बताया गया है। जैसे एक ही जनजाति है या जो आदिवासी वगैरह है, वो एक लोग एक जैसे रहते हैं तो उनमें एकता होती है। तो एक रूपता किसके ऊपर भी आधारित होगी? एक रूपता, एकता जो है एक रूपता के ऊपर आधारित होगी। देखो जैसे ये फिगर्स में दिखाया गया है, एकता पर आधारित, एकता जो है वो एकता पर आधारित है। एकता जो है वो असमानताओं पर भी आधारित है। दखाइम के वर्णन के अनुसार जो है यांत्रिक पारस्परिक निर्भरता होती है, और जो स्वव्यापी पारस्परिक निर्भरता जनजातीय समाजों में पाई जाती है और आधुनिक समाजों में पाई जाती है। तो जो यांत्रिक जो पारस्परिक निर्भरता है वो जनजातीय समूह के बीच में पाई जाती है, और जो पारस्परिक निर्भरता है जो आज के समाज में, आधुनिक समाज में पाई जाती है, एक दूसरे पे लोग निर्भर रहते हैं, तो वो होगी सामाजिकों में पाई जाती है। ये है एक रूपता के प्रभार, सामाजिक और यांत्रिक पारस्परिक। ठीक है। एकता का वर्गीकरण से इंगित होता है कि एकता का अर्थ, एकता का मतलब असमानता है उसमें। इसका मतलब ये नहीं कि असमानताएं उनके बीच नहीं है, उनके बीच असमानताएं भी हैं, फिर भी वो लोग एकता के रूप में बंधे रहते हैं। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद भारत में विविधता के रूप, जैसे कि पहले ही संकेत दिया जा चुका है कि भारत में बहुत सारी विविधताएं होती हैं, अलग अलग जाति, भाषा, धर्म, इन सब के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो प्रजातीय विविधता के बारे में, इन विविधता के बारे में हम अलग अलग डिस्कस करेंगे कि भारत में कितने टाइप की विविधताएं पाई जाती हैं। प्रजातीय विविधताएं, प्रजाति मतलब अलग अलग रेस होती हैं, कोई के देखने में कैसा, कोई ऊंचा कोई नीचा, इस तरीके से। कोई आसामी जैसे नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, कोई छोटे कद के, कोई साउथ में रहते हैं, तो कुछ अलग अलग जो कलर्स हैं, रेसिस हैं, कद काठी है, वो लोगों की अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग होती हैं। तो उनके आधार पर जो त्वचा का रंग, नाक का, बालों का आकार, शारीरिक जो विशेषताएं हैं, उसके आधार पर जो विविधताएं बन जाती है उसको बोलते हैं प्रजातीय विविधताएं। सबसे पहले ये किया था हार्टरेजले ने, उसने 7 भागों में इंडिया को बांटा था। अगर आपको याद रहे तो ठीक है, इतने वर्ड ऐसे हैं कि याद नहीं रख सकते। इसके ऊपर जो है वो भी हुआ था, आलोचना भी हुई थी इस वर्गीकरण का। उसने 7 भागों में बांटा था। तुर्क ईरानी, ये वाला तुर्क ईरानी, भारतीय आर्य, संक द्रविड़, आर्य द्रविड़, मंगोल द्रविड़ और मोंगलाव। लेकिन वो आलोचना की वजह से उसको आप याद करना कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लेटेस्ट है वो ये है, हटन और गुहा ने एक वर्गीकरण किया था 1931 में, जो हुआ था वर्गीकरण, उसके आधार पर उसने जो है 6 भागों में बांटा है। जो रेसिस हैं, मतलब जो नस्ल है आदमी की इंडिया में, उनके हिसाब से उसने 6 भागों में बांटा था इसको। पहला था निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रोलियाड, मंगोलाब, भूमध्य सागरीय, पश्चिमी लघु करपाल और उदीपचे। ठीक है। तो सबसे पहले निग्रिटो टाइप के जो लोग हैं, जो साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, उनका रंग काला, घुंघरेले बाल, होंठ थोड़े मोटे होते हैं, तो ये होते हैं निग्रिटो जनजाति को बोलते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रोयाड होता है जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे, एशियाई द्वीप में लोग आके रहने लगे थे, थोड़ा उनकी आपस में मिलना जुलना उनका ऐसे लगती है नस्ल उनकी देखने में। ये जो है जापान, श्रीलंका, मलेशिया, उधर की नस्लों जैसे लोग होते हैं। और ये मध्य प्रदेश में, बिहार में, सिंहभूम में, आदि देशों में, आदि जगह पे इसको पाया जाता है। तो इन टाइप की नस्लों को बोलते हैं प्रोटो ऑस्ट्रोलियाड। ऑस्ट्रेलिया जैसा नाम लिख रहा है तो इसलिए प्रोटो ऑस्ट्रोलियाड मतलब ऑस्ट्रेलिया मूल के निवासी टाइप के जो होते हैं। तीसरा जो था वो था मंगोलाब। मंगोलाब मतलब मंगोल, एशिया से जो मध्य से आए थे, जैसे चीन, जापानी, बर्मी, एस्किमो, और ये जो नॉर्थ ईस्ट में लोग रहते हैं ब्रह्मपुत्र के आसपास, तो ये बोडो जनजातीय समूह, ये सब क्या होते हैं, इसको बोलेंगे मंगोलाब प्रजाति है बोलेंगे। उसके बाद हो गया भूमध्य सागरीय। जो भूमध्य सागर के आसपास पाई जाने वाली जो नस्लें हैं आदमियों की, वो सफ़ेद रंग की प्रजाति है, थोड़े से मध्यम नाटा का दुबला पतला शरीर जो होते हैं वो हो गया। उसके बाद हो गया चौथा जो हो गया लोकपाल। लोकपाल को 3 भागों में, लघुकपाल बोलते हैं इसको। लघुकपाल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। आप सिर्फ लघुकपाल याद रख लो। अगर ये देखो तीनों अलग अलग हैं। आर्मेनियाई तुल्य जो आर्मेनियों के आसपास के लोग थे, वो मुंबई में पारसी समूह जो है। डैनरिक बंगाल में ब्राह्मण, और कर्नाटक में ब्राह्मण जो होते हैं वो डैनरिक है। एल्पिनाइड यानी जो गुजरात के जो बनिया होते हैं, जिनका चौड़ा सिर होता है, मध्यम कद होता है, हल्का त्वचा का रंग,
होता है तो वो हो गए, ये सब लघुक पाल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो लास्ट है वो हो गया उदीच्य। उदीच्य जो प्रजाति है वो लंबा कद होता है, लंबा सर होता है, त्वचा, बाल वगैरह सब, नीली आंखें पाई जाती है। ये यूरोप में पाए जाते हैं, डेनमार्क, स्वीडन या आइसलैंड वगैरह के। जो पंजाब और राजपूत वगैरह जो हैं ये सब उसी नस्ल में ऐसे इन्होंने उल्लेख किया है। तो जो रेसिस के आधार पे विभिन्नताएं हैं वो 6 टाइप की होगी, आप समझ गए होंगे, जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया है। निग्रिटो, प्रोटोस्ट्रोलियाड, मंगोला, भूमध्य सागरीय, पश्चिमी लघुपालक और उदीच्य। अगर आपको ये सब याद नहीं रहते तो अलग अलग एरिया के हिसाब से जो लोग इंडिया में आके अलग अलग नेशन के लोग रहते हैं उसके कारण जो विभिन्नताएं होती है उसको बोलते हैं रेस। रेस की जो रेस मतलब प्रजातीय विविधता बोलते हैं। प्रजातीय विविधता के अंदर में इसमें लिख देना, अगर आपको 6 याद नहीं रहता है तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ कहाँ से लोग आके ऐसे उनकी नस्ल के लोग रहते हैं। भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय जो ये तो मैंने बता दिया, भूमध्य सागरीय वाला। भाषीय विविधता के बारे में बात करेंगे तो आपको जान के हैरानी होगी कि भारत में बहुत पहले जो 1971 की जनगणना हुई थी उसमें 179 भाषाएं और 544 बोलियाँ थी, और जो बाद में जो होगी ये होगी 1652 भाषाएं बोली जाती थी। और जो संविधान में है वो 18 भाषाओं को जगह दी गई है। आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तेलुगु, उर्दू, तमिल। तो ये जो है इतनी भाषा बोले जाने के बाद ये क्या मतलब देती हैं कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, बहुत टाइप के लोग रहते हैं, इतनी विविधताएं हमारे देश के अंदर हैं। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहले जो है अब जो है हिंदी जो बोली जाती है 1971 के अनुसार लगभग 40% लोग हिंदी बोलते हैं अभी। ठीक है, बाकी सभी थोड़ी थोड़ी बोली जाती है, आपको ज़्यादा परसेंटेज याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और हिंदी भाषा की उसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है, जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते जा रहे हिंदी भाषा जो है और ज़्यादा बोली जा रही है। ठीक है, आप ये ऐसे बोले जा सकता है। प्राचीन काल में जो है लोग जो है इतनी भाषाएं बोली जाती थी पहले, तो इतनी भाषाओं के बीच में लोग आपस में कैसे वो करते थे, बातचीत करते थे। मान लिया नॉर्थ इंडिया का साउथ में आ गया, साउथ का नॉर्थ में चला गया उस टाइम पे पुराने ज़माने में, तो कैसे आपस में बातें करते थे। तो प्राचीन काल में जो संपर्क का साधन था वो संस्कृत थी। बाद में मध्यकाल में अरबी और फारसी आ गए, और अभी जो है हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लोग आपस में संपर्क करते हैं, और यही प्रशासनिक भाषा भी है। अब धार्मिक विविधता के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे अनेक धार्मिक विविधता इंडिया में, बहुत सारे धर्म हमारे देश के अंदर हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है हिंदू धर्म यहाँ पे, जो 82% लोग यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद इस्लाम धर्म है जो लगभग 12% लोग यहाँ पे रहते हैं। फिर ईसाई, फिर उसके बाद सिख, बौद्ध, जैन। आपको ज़्यादा परसेंटेज रखने के लिए अगर नहीं रहता है तो आप बोलना है सबसे बड़े धर्म के रूप में यहाँ पे हिंदू धर्म, उसके बाद मुस्लिम, फिर उसके बाद ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन धर्म ऐसे यहाँ पे रहते हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो धीरे धीरे हिंदू धर्म के मानने वालों की संख्या में कमी आई है। 1971 के जनगणना के अनुसार लगभग 0.25 वगैरह जितना भी है। ठीक है, उसके बाद इसमें बताया गया कि हर एक धर्म के अंदर छोटे छोटे संप्रदाय भी हैं। जैसे हिंदू धर्म में हो गया जैव, सात, वैष्णव, ऐसे धर्म होते हैं। ठीक है, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण। उसके बाद और भी धर्म आ गए, उसमें संप्रदाय आ गए उसके अंदर, राधा स्वामी, साईं बाबा। ठीक है, और इस्लाम में शिया, सुन्नी, सिख में नामधारी, निरंकारी, जैन में दिगंबर और श्वेतांबर, बौद्ध में हीनयान और महायान। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे संप्रदाय में ये धर्म दोबारा जो है डिवाइडेड हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। तो ये जो है धर्म के आधार पर हमारे देश में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, फिर भी हमारा देश एक है, विभिन्नता में एकता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो जैसे सिख हो गए वो पंजाब में ज़्यादा रहते हैं, केरला, नॉर्थ ईस्ट में ईसाई लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नागालैंड में ईसाई लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये एक एरिया वाइज भी इनका इफ़ेक्ट है, लोग वहाँ पे ज़्यादा किस धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, तो इससे विभिन्नताएं हमारे देश में बढ़ी हैं। तो जातिगत विविधता के बारे में हम बात करेंगे। जब हम जाति के बारे में बात करते हैं तो 2 अर्थों में हम बात करते हैं। पहले जाति होती थी वर्ण, फिर अभी जो एक जाति होती है वो जाति होती है। तो पहले जो जाति होती थी वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होते थे, और संपूर्ण भारत में उसी को माना जाता था। जो काम कर रहा है उसका फादर जो काम कर रहा है उसकी जाति वही रहेगी, वो उसको चेंज नहीं कर सकता था। ठीक है,
तो अगर वो शूद्र है तो वो शूद्र ही रहेगा, वैश्य है तो वो वैश्य ही रहेगा। तो जन्म के आधार पर उसकी जाति डिसाइडेड थी और वो काम भी उसका पहले से वही डिसाइडेड था। भारत में 300 से अधिक 3000 से अधिक जातियाँ फिलहाल भी हैं। तो हम जहाँ ध्यान देने वाली बातें हैं कि हर एक संप्रदाय के अंदर जो है जाति होती है। जैसे भारत में ईसाइयों के बीच में भी अलग अलग जातियां हैं, हिंदू के धर्म के बीच में भी अलग अलग जातियां हैं, सिखों के बीच में भी अलग जातियां, मजहबी ऐसे सा है। तो ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा धर्म को चेंज करके दूसरे धर्मों में गए हैं, तो उन धर्मों का इफ़ेक्ट उस धर्म में चाहे जाति व्यवस्था हो या ना हो, लेकिन वो हिंदुस्तान में रहने के कारण, चेंज होने के कारण उनके दिमाग में वो मानसिकता और वो धर्म, वो जाति व्यवस्था बनी हुई है। ठीक है, जैसा कि बाहर दूसरे देशों में कोई धर्म में कोई जाति नहीं होती, तो हिंदुस्तान में आने के बाद उस धर्म में, क्योंकि वो चेंज होने के बाद भी उसमें वो जातियाँ मौजूद रहती हैं। तो इसमें बताया कि जैसे जनजातीय क्षेत्र हो गए, ग्रामीण हो गए, शहरी हो गए, उनका रीति रिवाज, रहना सहना सब कुछ अलग है, विवाह अलग है, नातेदारी व्यवस्था अलग है, उनकी सांस्कृतिक कार्यक्रम अलग है। तो इससे बहुत ज़्यादा विविधता है हमारे देश के अंदर में एज ए जाति के तौर पर देखी जाती हैं। अब हम विविधताएँ तो हमने पूरी डिस्कस कर ली, लेकिन इतनी सारी विविधताएँ हमारे देश में, फिर भी हमारे देश के लोग एक होकर रहते हैं। तो एकता की कड़ी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से इतने बड़े देश में इतने तरीके के लोग, इतनी तरीके की बोली, इतने धर्म, फिर भी एक हैं, तो कैसे एक होकर रह रहे हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहले जनगणना का जो कमिश्नर था 1969 में, हर्बर्ट रिजले ने बताया था कि भारत में हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक आप देखोगे तो भारत एक है। उसमें बहुत सारी विविधताएं होने के बाद भी उसमें एकता है। वो एकता किस वजह से है? एक तो भू राजनीतिक एकता है, एक तीर्थाटन की संस्था और समायोजन की परंपरा। ये नीचे वाले तीनों चारों चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। पहले भू राजनीतिक एकता क्या है? भू राजनीतिक एकता भौगोलिक एकता के नाम से जाना जाता है। एक तरफ इसमें हमारे देश के अंदर हिमालय है, तो दूसरी ओर से समुद्र के रूप में खुला हुआ है, तो ये पूरा एरिया एक ही जैसा लगता है। ठीक है, तो इसमें एक ही संविधान है हमारे देश के अंदर, और हमारा देश जो है पूरा धर्मनिरपेक्ष है, प्रजातंत्र है, उसमें समाजवाद की सभी छापें हैं। तो किसी भी धर्म को, जो इतने धर्म हैं, इतने लोग हैं, तो किसी को भी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब संविधान बनना था, तो हमारे देश के अंदर एज ए इस सिलेबस में नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ तो आपको, ताकि उससे एक पता चले। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश के अंदर इतने तरीके के लोग हैं, तो वो इनसिक्योर फील करने लगे कि अब हमारा क्या होगा। मान लिया सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम्स हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, तो अगर किसी एक धर्म के लिए इस राष्ट्र को निरूपित किया जाए तो हमारा क्या होगा। तो हमारा देश जो है इतने लोगों के मिश्रण है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ है, तो एक झगड़ा जैसे होने जैसी वाली स्थिति हो जाती है। तो इनसिक्योरिटी फील हो जाती है, अलग अलग समाज, अलग अलग धर्म, अलग अलग विविधताओं होने की वजह से। तो फिर बैठ के ये डिसीजन लिया गया कि भाई एक संविधान है और पूरा देश जो है एक संविधान के दायरे में ही चलेगा, किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, और रूल सभी के लिए एक होंगे, सभी एक समान हैं, और कोई भी किसी को भी कोई भी कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है। तो अम्बेडकर साहब ने इस तरीके का संविधान बनाया जिससे सभी को सिक्योरिटी मिली, और अपना देश आज भी उसी संविधान के बल पर अब आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये हो गया कि इतनी विविधता होने के बाद भी भू राजनीतिक एकता एक है, हमारा संविधान एक है, प्रजातंत्र है, वहाँ पे धर्मनिरपेक्षता है, समाजवाद की प्रतिमानों की यहाँ पे छाप है। तो प्लीज़ यार वीडियो को थोड़ा सा लाइक करो, इससे क्या है मेरा मन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अच्छा लग रहा है स्टूडेंट को। तो मैं नई वीडियो जल्दी लेके आऊँगा और अच्छे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो मैं बताऊँगा। तो वो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे जब मैं लाए आऊँ तो आपको क्वेश्चन आपको मिल जाए जो भी मैं कुछ बताना चाहूँ। भू राजनीतिक एकता की भावना की अभिव्यक्ति, जो भू राजनीतिक एकता की व्यवस्था है वो जो हमारे साहित्य पुराने ऋग्वेद, संस्कृत, सम्राट अभिलेख, इन सब बुद्धकालीन स्मारक सभी में मिलती है। मतलब पहले क्या होता है, राजा अपने आप को क्या बोलता था? भारतवर्ष का राजा, चक्रवाटी सम्राट, यानी कि पूरे देश का एक ही राजा घोषित करता था, सभी उसके अधीन रहते थे। तो इस तरीके से तो हमारे देश को एक रूपता मिलती थी, एक राजा के तौर पे लोग मिलते थे। हालांकि हमारे देश में छोटे छोटे राजाएं होते थे, तो लेकिन वो बड़े राजा के अंडर में रहते थे। वो इसमें नहीं है, मैं आपको इसलिए अलग से बता रहा हूँ। तो सीमा पे बसे जो लोग हैं वो देखो, जैसे सीमा पे कुछ ना कुछ झगड़े होते रहते हैं, सिक्किम, नॉर्थ साइड,
और ये कश्मीर साइड में जब ऐसे झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, तो हमारी एकता और भी मजबूत होती है, हमारे देश की एकता। ठीक है, उससे हमें कोई खतरा नहीं है। हमारे लिए, सबके लिए देश जो है सर्वोपरि है। तो तीर्थाटनों की संस्था, तीर्थाटनों की संस्था एक ये दूसरा है। जब हमारे जो तीर्थ स्थल हैं वो इंडिया के अलग अलग भागों में हैं, तीर्थ स्थानों की संख्या अलग अलग, नॉर्थ ईस्ट साउथ सब जगह पे है। तो लोग एक दूसरे के मंदिर जो संस्कृति है, पुण्य स्थलों पे घूमना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पूरब में जगन्नाथ, द्वारिका, ये जो सब और नदियाँ जो फैली हुई हैं, ये हमेशा लोगों को आकर्षित करती हैं। एक जगह से दूसरी जगह पे तीर्थ स्थलों पे लोग घूमने के लिए जाते थे। पर्यावरण को बढ़ावा दिया, लोगों ने एक दूसरे की संस्कृति को समझा, एक दूसरे से इंटरेक्शन किया, एक दूसरे से बातचीत की। तो इससे क्या है, सांस्कृतिक भाईचारे की भावना का विकास हुआ हमारे देश के अंदर। तो इसने जो है हमारे, इसलिए तीर्थाटनों ने की जो ये संस्था है, मंदिरों ने और जो तीर्थ स्थल है, इन्होंने एक देश को एक बनाने में हमारी बहुत मदद की है। उसके बाद होता है समायोजन, अकोमोडेशन की परंपरा। समायोजन मतलब होता है हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर बहुसंख्यक लोग जो हैं, हिंदू धर्म में एक लचीलेपन की विशेषता है, वो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। उसमें कोई भी एक भगवान नहीं है, बहुत सी देवी देवताओं के यहाँ पे माना जाता है। छोटे छोटे देवी देवताओं से लेके जनजातीय जो संस्थाएं हैं, उनकी भी जो सबको इसने अपने अंदर समाहित किया। हर कोई अपने आप को, अपने देवी देवताओं को पूज सकता है, मान सकता है। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी उदारता है। तो इससे क्या है, हिंदू धर्म के दो रूप दिखाई देते हैं। एक होता है सुसंस्कृत और दूसरा होता है लोकप्रिय। सुसंस्कृत रूप वो होता है जो धार्मिक वेदों के अंदर बताया जाता है, और लोकप्रिय रूप वो होता है जो लोगों की वास्तविक ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसकी उदारता जो है इस धर्म की, वही समायोजन बोलते हैं, उसी को समायोजन बोलते हैं कि ये सबको ग्रहण कर लेता है। ठीक है, इससे जो है धर्म के, मान लिया कोई आदिवासी समूह है, वो किसी देवी देवताओं को मानता है, और हिंदू धर्म में तो सभी को मान सकते हैं, तो वो अपने अंदर मिल सकता है। तो इस वजह से अपना देश सबको ग्रहण करने वाला धर्म, तो इससे कोई झगड़ा होना या किसी ऐसी कोई संभावना नहीं रहती। अपना देश में उदारता और सबको एक साथ लेके चलना और इस तरीके की भावना का विकास होता है। यहाँ पे अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता, और ये सभी त्यौहार, इसमें जो बुक्स के अंदर बताया गया है कि सभी त्योहारों में एक दूसरे को, जो उत्सवों में वो लोग हिस्सा लेते थे, जिससे हमारी धार्मिक भावना और जो एकता को है बढ़ावा मिलता था। ठीक है, तो इस तरीके से जो छोटे छोटे सिख, जैन, ईसाई दूसरे धर्म हैं, उनका भी अस्तित्व बना रहता था, और बड़े बड़े धर्मों का भी अस्तित्व बना रहता था। और आपस में एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होना, एक दूसरे की उन चीज़ों को मानना, तो इससे है हमारी धार्मिक एकता को बढ़ावा, सभी चीज़ों को, हमारी एकता को बढ़ावा मिलता था। दूसरी बात थी कि परस्पर निर्भरता ने भी हमारे देश में एकता को बढ़ावा दिया है। परस्पर निर्भरता मतलब एक दूसरे के ऊपर सभी जो थे वो डिपेंड थे। पहले एक यजमानी प्रथा होती थी, इस टाइप की प्रथा अगर आपको पूछता है तो वो आप लिख सकते हो। यजमानी प्रथा मतलब होता था, यजमान शब्द का मतलब होता है आश्रयदाता। तो आश्रयदाता, जैसे कोई अगर खेत में अनाज उगा रहा है तो उसके साथ जो दूसरे काम करते हैं, कोई लोहार का काम करता है, कोई दांती बनाने वाला, कोई फावड़े बनाने वाला, जितनी तरीके की सेवाएं उनको देते हैं, तो वो क्या हो गए उसके, तो वो एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे यजमानी संबंध के द्वारा। वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक थे वो, और एक दूसरों का साथ देते थे हमेशा गिफ्ट के तौर पे। जैसे उच्च जाति हैं, ब्राह्मण, पुरोहित, ये जो हैं ज़रूरत के जो सदस्य हैं। निम्न जाति के लोग भी होते थे, कोई कपड़ा धुलना, बाल काटना, शौचालय साफ करना, बच्चों को जन्म देना, ये जो ज़रूरी सेवाएं होती थी, इनके लिए एक दूसरे पे डिपेंड होते थे और हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। यजमानी व्यवस्था जो ग्रामीण एरिया में होती थी, उसने क्या किया है, एक दूसरे को आपस में बांध के रखा है। कोई किसी भी एक दूसरे के धर्म के हो, एक दूसरे के साथ वो इन सेवाओं को देते थे, तो एक होके रहते थे यजमानी व्यवस्था के रूप में। तो उस टाइम पे कोई भी जाति स्वावलंबी नहीं थी कि सब कुछ काम वो खुद ही करे, वो एक दूसरे के लोग पे आपस में डिपेंड होते थे। एक समूह दूसरे समूह के ऊपर डिपेंड होता था। एक धार्मिक समुदाय का लोग दूसरे धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ में संबंध स्थापित थे। तो इसी तरीके से उस टाइम पे अकबर ने जो है दोनों धर्मों के बीच में एक अच्छे से तालमेल के लिए दीन इलाही नाम का एक धर्म भी चलाया था।
तो जो शैलियाँ बनी कला और जो प्रमाण बने, जो शैलियाँ बनी, वो हिंदू मुस्लिम एकताओं के प्रतीक के रूप में आगे हमारे मॉडल्स जो हैं उनमें बनी। ठीक है, तो समय समय पर यहाँ पे झगड़े भी होते रहे हैं, दंगे होते रहे हैं, और बंटवारे के टाइम पे भी हुए हैं। हिंदी थोपे जाने पर तमिलनाडु में भी भाषीय दंगे भी हुए थे। गुजरात में अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जाति के बीच में भी जो दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, उनको कोई भूल नहीं सकता। लेकिन इन सब को दूर कर भुला के हमारे देश के जो नागरिक हैं अपने देश की एकता अखंडता को हमेशा अपने नंबर 1 पे रखते हैं, और देश के ऊपर कोई भी आँच आने पर वो अपने देश के लिए एक हो जाते हैं। तो ये यहाँ की सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है। तो हमेशा अपने देश के लिए हमें हमारे सबको आगे आना चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे देश की एकता को बढ़ावा देती हैं। हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने देश की एकता को अखंडता को आगे बढ़ना चाहिए। तो ये थी इस यूनिट के बारे में। ये यूनिट कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, और आपको किस कोड पे अगली वीडियो चाहिए कि जिसमें आपको डिफ़िकल्टी फेस हो रही है कि सर इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए, प्लीज़ वो कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और कैसी लगी ये वीडियो एक बार आप मुझे कमेंट में करके बताएं प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।